फर्क है क्या या फिर दोनों सेम ही है? एक्चुअल में क्या करता है, एग्जामिनर कई बार ऐसा करता है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन स्टेटमेंट अजम्पशन में दे देता है और स्टेटमेंट के अजम्पशन के क्वेश्चन स्टेटमेंट के कंक्लूजन में दे देता है। मतलब अवधारणा वाले सवाल निष्कर्ष में और निष्कर्ष वाले सवाल अवधारणा में, यानी कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग नहीं है। ये केवल एसएससी और रेलवे में होता है ऐसा, लेकिन अगर मैं बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, ये सब हम जानकारी लेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या, जल्दी से। जल्दी से। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? गुड मॉर्निंग, ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके, सब सही है, सब क्लियर है, सब सही है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बोला कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग रहता है। दोनों में फर्क ही समझा देता हूँ। देखो दोनों में फर्क ही समझा देता हूँ। कंक्लूजन जो होता है कथन से एग्जैक्टली निष्कर्ष, मतलब उसका निचोड़ निकाला जाता है कथन के अकॉर्डिंग, और अजम्पशन जो होता है वो अज्यूम किया जाता है। तो स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। अजम्पशन में क्या होता है कि हम कोई चीज सोची समझी हुई स्थिति होती है, लेकिन निष्कर्ष सोची हुई समझी हुई स्थिति नहीं होती। निष्कर्ष कंफर्म्ड सिचुएशन होती है। कंक्लूजन कंफर्म्ड सिचुएशन होता है कि यही होगा, और अजम्पशन ये भी होता है कि शायद ये होगा। अज्यूम की हुई सिचुएशन होती है, ठीक है। बाकी करने का तरीका वही होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन की तरह ही होता है। इसमें मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट सवाल कराऊंगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है इस टाइप के टॉपिक पे, उतने हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हमें खुद से भी बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए बड़े ध्यान से समझें। द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 50% विद द नेक्स्ट डिकेड। अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना नई सरकार की नीति का लक्ष्य है, ठीक है। तो नई सरकार, पहले स्टेटमेंट को ही समझना होता है। नई सरकार ने डिसाइड किया कि जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन उत्सर्जन है, वो 50% तक कम कर देंगे, ठीक है। अगले ठीक ये एक नीति बनाएगी। द गवर्नमेंट विल immediately ban all vehicle running on fossil fuel। सरकार जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले सभी वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देगी। मैंने आपको कहा निष्कर्ष एक कंफर्म्ड सिचुएशन होती है, और ये नीति बनाई गई है अगले सरकार ने, तो अगले 5 साल तक का प्लान है ना भाई। इमीडिएटली बैन कर देगी, ये कैसे पॉसिबल है? सरकार को जनता को आश्वासन देते हुए कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो सरकार को हमेशा ये इस तरीके का डिसीजन लेना होता है कि जिससे कि जनता पर बुरा प्रभाव ना पड़े, ठीक है। कभी भी ऐसा कोई डिसीजन सही नहीं होता, निष्कर्ष सही नहीं होता जिससे जनता पर प्रभाव पड़े, सोसाइटी पर बुरा प्रभाव पड़े। और अगर आपने इमीडिएटली व्हीकल का कंक्लूजन निकाल दिया, तो इमीडिएटली व्हीकल बैन करने का कंक्लूजन निकाल दिया, तो इससे तो सोसाइटी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन जिन लोगों के पास अभी अभी कल गाड़ी खरीदी है, वो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता। साउंड नहीं आ रही गोलू पटेल? सिंगल स्पीकर वॉइस, ठीक है, मैं करवाता हूँ एक बार, ये मैं करवाता हूँ, ठीक। द गवर्नमेंट विल शट डाउन ऑल कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। सरकार कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को
बंद कर देगी, है ना। भाई सरकार ने नीति बनाई है 50%, नई सरकार ने अगले 5 साल तक, कि हमारी सरकार ने 50% यूज कम कर दी, तो धीरे धीरे करेगी, इमीडिएटली कोई भी डिसीजन नहीं करेगी कि कोल फायर्ड पावर प्लांट शट डाउन कर देगी, उसका अल्टरनेटिव ढूंढेगी, तब सही होगा। यानी कि दूसरा भी गलत है। शट डाउन कुछ नहीं होगा, उसका शट डाउन करने का मतलब है बंद कर देना, ठीक है। कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को बंद कर देगी, तो बंद नहीं होगा, उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन बताएगी। इतने बड़े पावर प्लांट लगे हैं, तो ऐसे कोई पावर प्लांट लगाने वाले अदानी अंबानी सब बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ना पहला ना दूसरा, सेकंड इज राइट आंसर, दूसरा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को पहले पढ़ो, तब समझ में आएगा, जब तक आप नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। Since the past 15 years, 75% of product, देखो ये ऑप्शन है, neither one, second, first, both, ठीक है। Since the past 15 years, 75% of the product in the world poultry market come from country X. नहीं, नहीं, कंट्री की, और द एम्प्लॉयमेंट, $75% ऑफ प्रोडक्ट, देखो ये ऑप्शन है, neither one, second, first, both, ठीक है। Since the past 15 years, 75% of the product in the world poultry market come from country X, नहीं, country K, or the employment in the poultry industry of country K has been consistently declined by 5 to 9% every year since the past 3 years, ठीक है। उसने बोला पिछले 15 वर्षों से दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के बाजार में 75% उत्पाद देश के से आते हैं। देखो पिछले 15 वर्षों का दे रखा है कि भाई मिट्टी के जो बर्तन है ना, उनका बाजार जो है 75% उत्पाद देश के से आता है। एक देश है जहां से पूरी दुनिया में 75-75% उसी देश से मिट्टी के बर्तन आते हैं पिछले 15 वर्षों से। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी है, हालांकि देश के मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से हर साल रोजगार में 5 से 9% की लगातार गिरावट आ रही है। देखो नो डाउट पिछले 15 वर्षों से वो देश के मिट्टी के बर्तनों के लिए किंग बना हुआ है। पूरी दुनिया में 75% जो है वो के से आ रहा है, लेकिन
पिछले 3 वर्षों से गिरावट भी आ रही है, पिछले 3 वर्षों से गिरावट भी आ रही है। पहला, even after declining employment, country key has enough order to continue contributing equally to the international market. रोजगार घटने के बाद भी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार के समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुम्हार है। भाई पिछले 15 साल से पूरी दुनिया के 75% एक देश से आ रहा है, तो पिछले 3 वर्षों से, ठीक है, पिछले 3 वर्षों से गिरावट आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कुम्हार नहीं है। भाई एक बात बताओ, पूरी दुनिया का 75% मोनोपोली है उस देश की। 75% होने का मतलब है मोनोपोली होना, ठीक है, मोनोपोली होना 75%, यानी कि पूरी दुनिया से 25% आ रहे, एकलौते देश से 75% आ रहे। बेशक रोजगार में गिरावट आई हो, लेकिन फिर भी अभी किंग वही देश है, वही देश है। तो कंट्री के पास रोजगार घटने के बाद भी, बिल्कुल सही बात है, देश के पास अंतरराष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुम्हार है। नो डाउट अगर इसी तरीके से गिरते गए तो हो सकता है आज से 10-15 साल बाद बहुत गंदा इफेक्ट देखे। हो सकता है जिस देश से मिट्टी के बर्तन आते थे उस देश से बिल्कुल भी ना आए, हो सकता है 10-15 साल, लेकिन अभी तो मात्र 3 साल से ही तो 5 से 9% गिरावट आई है। ऐसा तो नहीं है कि कंट्री के ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि अब हम बनाएंगे नहीं, तो पहला तो बिल्कुल सही है। भाई कंक्लूजन का मतलब है यहां से निकाली हुई चीज, तो इसका निचोड़ देखो यार, मात्र 5 से 9%, मात्र 5 से 9% की गिरावट आने से 3 साल में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि पहला सही है। उसके बाद देश के में मिट्टी के बर्तनों की स्थानीय मांग में काफी कमी आई है, जिससे कुम्हार के बीच रुचि कम हो गई है। देश के मिट्टी के बर्तनों की मांग कम हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में हम नहीं सोच सकते। तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, यानी कि ओनली फर्स्ट कंफर्म हुआ, कंक्लूड हुआ। अगला एग्जांपल पढ़ो एक बार जल्दी से, जल्दी पढ़ो। देखते हैं, नहीं तो अगले क्लास में होगा उससे। एक बच्चे का बड़ा सा कमेंट आ रहा था, वो बिना पढ़े चला गया, दोबारा कर दे वो बच्चा। आ जाओ, पढ़ लिया होगा तब तक। देखो India's largest lender bank has announced that it will be allowing customer to exchange rupee 2000 note without a requesting slip for अमाउंट्स अप टू 20,000। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने घोषणा की है कि वह ग्राहकों को 20,000 रुपए दो, यानी 20,000, हाँ रुको, यहाँ तो 2,000 है, यहाँ 20,000, ठीक है। वह ग्राहकों को 20,000 रुपए तक की राशि के लिए बिना किसी मांग पर्ची के 2,000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति देगा। जैसे नोट बंदी आपने देखा होगा, उस क्या हुआ भैया?
हरदम हरदम हो जाता है साला ये। उस टाइम नोट बदलने की स्कीम आई थी, उसके बाद 2000 के नोट आए थे, फिर 2000 के नोट जो है बैन तो नहीं किए, लेकिन 2000 के नोट धीरे धीरे मार्केट से गायब कर दिए। लेकिन अगर मान लो 2000 के नोट जो है बैन तो एकदम से, जैसे नोटबंदी आई थी उसके बाद क्या हुआ था कि आज रात 12 बजे से, अब कईयों के पास 2000 के नोट बहुत सारे थे, ठीक है ना, पहले ही जब बैन हुआ था उससे पहले की सिचुएशन बता रहा हूँ, धीरे धीरे मार्केट से गायब कर दिए थे वो, लेकिन फिर भी रात 12 बजे से बंद, 2000 का नोट मान्य नहीं होगा। तो बैंक एक्स ने क्या कहा, एक दिन में 20,000 रुपए तक का 2000 रुपए के नोट एक्स हो गया साला। के नोट एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। मेरे पास अभी भी 3-6 नोट बचे हुए हैं भाई, एक्सचेंज करवाना भूल गया, ठीक है। तो 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट बदलने की अनुमति दे दी। तो उसके बाद उसने बोला किसी को भी 20,000 रुपए से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भाई एक बात बताओ, 2000 के नोट बदलने के लिए स्टेटमेंट है, 20,000 से रुपए से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसके बारे में तो कथन है ही नहीं। कथन किस लिए? ये जरूर 20,000 रुपए दे रखा है, लेकिन 20,000 रुपए तक के, मतलब सिंपल है, 2-2 हजार के 10 नोट, 20,000 रुपए तक के 10 नोट बदलने की अनुमति दी है। स्टेटमेंट में नोट बदले की बात कर रहा है और कंक्लूजन में पैसे निकालने की बात कर रहा है, दोनों अलग अलग बात कर रहा है, मतलब गलत। दूसरा, 20,000 रुपए तक के विनिमय के लिए किसी मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है। नो रिक्वेस्ट स्लिप इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज अप टू 20,000। वो तो उसने बोल ही दिया विदाउट, उसने बोल ही दिया विदाउट स्लिप, यानी कि स्लिप के बिना, यानी कि सेकंड भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सॉरी दूसरा सही है, वो तो उसने बोल ही दिया, मैं भी समझा दिया और उसके बाद ठीक है, वो तो उसने बोल ही दिया कि विदाउट रिक्वेस्ट स्लिप, यानी कि नो रिक्वेस्ट स्लिप इज रिक्वायर्ड। विदाउट रिक्वेस्ट स्लिप का मतलब क्या है? नो रिक्वेस्ट स्लिप इज रिक्वायर्ड, यानी कि मांग पर्ची की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मांग पर्ची के बिना होगा, ठीक है। ठीक है, डायरेक्शन का क्लास नोट्स अपलोड करवाता हूं मैं, ठीक। दो दूसरा सही है, तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, करो भाई करो, जल्दी पढ़ो। सेकंड तो सही है, करो जल्दी। अरे भाई साहब, इस लड़के का तो इतना बड़ा मैसेज है। अमन मौर्य, मैं आपसे क्लास के बाद कॉल पे बात करूंगा, ठीक है। अभी इतना बड़ा कमेंट तो पढ़ा भी नहीं जाएगा। आपके पास कॉल बैक करूंगा मैं क्लास के बाद।
आ जाओ, अब पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, आ जाओ। देखो, पीपी वाटर हैज नो शेप, इट हैज वॉल्यूम। पानी का कोई आकार नहीं होता, इसका आयतन होता है, ठीक है, आकार नहीं है पानी का, इसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। पहला स्टेटमेंट था ये। दूसरा, पीपी नॉलेज इज लाइक वाटर, इट कीप्स फॉलोइंग, it keeps flowing from one side to other। ज्ञान, ये पीपी क्यों दे रखा है? ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। पीपी का मतलब समझा देता हूं। पीपी का मतलब है बच्चे मिस प्रिंटिंग, ठीक है, मेरे टाइपिस्ट की। और है ही क्या पीपी वाटर, पहले तो मुझे लगा कि कोई वाटर का ब्रांड होगा, जैसे बिस्लरी वाटर है ऐसे पीपी वाटर होगा, ठीक है। हाँ, ज्ञान पानी की तरह है और जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। पहला, ज्ञान अंततः शास्त्रीय है। भाई, ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है, इसकी वजह से ही ज्ञान अंततः शास्त्रीय है। बिल्कुल, ज्ञान अंततः शास्त्रीय है, तो पहला सही है, ठीक। दूसरा, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में क्या करेगा, कभी नेट करता है साला, कभी कुछ करता है, हमारा सिस्टम पागल कर दिया। दायरे में सीमित नहीं भाई, एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। जैसे मेरी तरफ से आपकी तरफ बह गया, आपकी तरफ से आपके बच्चों की तरफ बह जाएगा, आपके दोस्तों की तरफ बह जाएगा। भाई पढ़ाओगे तो बह ही जाएगा ना, है ना। महिला मित्र की तरफ ज्ञान बह जाएगा, उसको पढ़ाओगे बैठ करके तो, ठीक है। तो सीमित नहीं होता, सीमित नहीं होता, गलत। दूसरा, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। नॉलेज डायरेक्टली अफेक्ट द कोर ऑफ मेंटल एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है भाई, ज्ञान मतलब दिमाग की बात है ना। ज्ञान की बात है मतलब दिमाग की बात है, दिमाग की बात है मतलब मेंटल एक्टिविटी को प्रभावित तो करेगा ही करेगा। भाई मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, आपका दिमाग तेज करने के लिए सिखा रहा हूँ ना। मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ ये किस लिए दे रहा हूँ, ताकि आपकी मेंटल एक्टिविटी हो, आपके दिमाग की क्षमता तेज हो, आपके दिमाग में कुछ फिट हो। जब भी बचपन में कुछ याद नहीं होता था तब टीचर यही तो बोला करता था, दिमाग में कुछ घुस रहा है या नहीं घुस रहा, दिमाग है कि नहीं है। जब भी ज्ञान की बात आएगी तो दिमाग की तो बात आएगी ही आएगी। यानी कि दूसरा सही है, पहला भी सही है, ठीक, सॉरी तीसरा सही है, पहला भी सही है। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो कौन से ऑप्शन में? ए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। डन भाई। गजानंद सुथर कह रहे हैं छुट्टी नहीं होती भाई कुछ बच्चों के। कभी कभी एक बात बताऊं, कुछ बैचेज मेरे कंप्लीट हैं, कुछ बैचेज मेरे कंप्लीट हैं, पूरे हो चुके, उनमें भी कभी कभी क्लास लगा देता हूं मैं। जब कंप्लीट हो गए, दो तरीके हैं, या तो मैं बैच कंप्लीट करूं और आपको नमस्ते बोल करके चला जाऊं, उसके बाद आपसे कोई वास्ता नहीं, आप पढ़ो ना पढ़ो, करो ना करो, प्रैक्टिस हो ना हो।
सारी कोचिंग सेंटर, सारे कंपनी, सारे परिवार सब यही करते हैं, सारे टीचर्स, कि भाई बच्चों को सिलेबस पूरा करो और बच्चों से पीछा छुड़ाओ, वरना बच्चे खा जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे। हम नहीं करते। मैं क्या करता हूं, मैं बैच कंप्लीट होने के बाद भी कुछ टॉपिक होते हैं जिनको मुझे लगता है कि ये यार इस बैच में भी लगाने चाहिए, ये मेरे को मेंस में भी देने चाहिए, ये मेरे को वीओडी में भी देने चाहिए, रिकॉर्डेड में दोबारा से लाइव, ये मेरे को ओल्ड बैचेज में भी देना चाहिए, ताकि एक तो फायदा ये होगा कि बैच अपडेट हो जाएगा, दूसरा वो मेरे को कुछ ही चैप्टर में लगता है कि उन चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे इन चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो मैं दोबारा से लाइव लगवा देता हूँ। बीच में प्रॉब्लम एक है, अब मैं मेंस के बैच में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उन बैचेज को मैं ऐड इसलिए कर देता हूँ कि मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस मुझे कराने हैं और जो चीजें मुझे करानी है और जो लेटेस्ट सवाल अभी आए हैं वो जो कराने हैं वो मैं करा दूं। लेकिन प्रॉब्लम एक है, पुराने बच्चे जो मान लो 6 महीने पहले बैच कंप्लीट हुआ है और उसमें मैंने क्लास ऐड करवा दी है, वो बच्चे पता क्या कहते हैं, अरे सर 6 महीने बाद लाइव। अरे भाई आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया मेरे भाई, आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए मैंने दोबारा से लाइव लगवाई है भाई। और जिन बच्चों का आज करंट में बैच चल रहा है अभी, उनको भी बता दूं पहले ही, हो सकता है 1 साल के बाद आपका बैच कंप्लीट हो चुका हो। बैच तो कंप्लीट हो जाएगा 1 साल में नहीं, अभी 5-6 महीने में, लेकिन उन बच्चों को भी मैं बता दूं 1 साल बाद नहीं भाई, 1.5 साल बाद भी मैं आपको लाइव दिख सकता हूं, 2 साल बाद भी मैं आपको लाइव दिख सकता हूं कभी कभी, या तो मैं बाकी की तरह कर दूं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करके सुनाने लग जाते हैं, अरे सर आपकी क्लास तो 3 महीने बाद लाइव हुई है। अरे मेरे भाई 3 महीने बाद लाइव नहीं हुई, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। फिर तो मैंने ये गलती कर दी। मैंने कल रात को सोचा कि यार स्टेटमेंट कंक्लूजन एक ऐसा टॉपिक है, मुझे मेंस में पढ़ाना है और ये टॉपिक ऐसा है, इसमें जितना प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चा उतना स्ट्रांग होगा, जितनी ज्यादा क्लासेस लूंगा उतना स्ट्रांग होगा। प्री में भी, मेंस में भी, पुराने बैच में भी, रिकॉर्डेड बैच में भी। रिकॉर्डेड बैच में कौन लाइव देता है, हम देते हैं। मैं कहा यार ये अच्छा चैप्टर है, सारे बच्चों को भला कर देता हूँ, आज क्लास लगा देता हूँ, है ना। और उसमें बच्चे फिर कह रहे अरे सर इतने महीने बाद लाइव। अरे भाई इतने महीने बाद लाइव नहीं, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपका बैच खत्म हो चुका है, आप जा चुके हो, आपकी छुट्टी हो चुकी है। मैंने एक्स्ट्रा तौर पे लाइव दिया है, मन करे तो पढ़ लो, ना मन करे तो मत पढ़ो, समझो सिलेबस कंप्लीट। बाकी टीचर्स की तरह मेरे को सोचना है, रखना है पूरे इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में। एक तो एक हम आपका भला करना चाहिए, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, छोड़ो, सिलेबस कंप्लीट, जितना पढ़ाया पूरा कराया, सब कुछ अच्छे से कराया, कंप्लीट कराया, उसी में से आएगा। ये एक्स्ट्रा क्लास लगाई है, एक्स्ट्रा मेंस वाले बैच की भी चलो ठीक है बच्चों को भला हो जाएगा, और जिन बच्चों का भी चल रहा है उनके साथ भी ऐसा होगा। लेकिन मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जवाब देना। बच्चों का एक तो वो बात हो गई कि मेरी माँ कहती है हमेशा कि बेटा भाग भलाई का जमाना नहीं है। इसका मतलब भाग भलाई का जमाना नहीं है, मतलब भलाई करो और उल्टा सुनो। बताओ भाई, चलो नेक्स्ट। क्योंकि इन चैप्टर में आप भी देख रहे हो प्रैक्टिस का खेल है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, आपको भी पता है। इसलिए मैं सोचा चलो यार ये क्लास एक्स्ट्रा कर देता हूँ, बच्चों का भला किया। और मैं ये करूंगा, मना करोगे तो भी करूंगा, मैं मानने वाला नहीं है भाई। करो, चलो आप काम करते रहो, ऐसे ही ऐड करते रहो, चलो बहुत बढ़िया।
बिल्कुल, मुझे पता है ना, फायदा होता है बच्चों का। जैसे कभी कभी बीच बीच में एक तो लाइव इंटरेक्शन हो जाता है, दोबारा से यादें ताजा हो जाती हैं, और दूसरा सीखने को मिल जाता है। और कुछ ही टॉपिक लगते हैं मेरे को कि जिन टॉपिक में हमेशा के लिए पढ़ाता रहूं मैं, जिन टॉपिक का एंड है ही नहीं। इन टॉपिक का कभी एंड होता है क्या? आ जाओ, देखो। The interview panel may select a candidate who neither has the desired qualification nor the value and qualities. साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है, न ही मूल्य और गुण है। ये बोला है उसने, ऐसा कर सकता है। इंटरव्यू पैनल में सेलेक्ट कैंडिडेट हु नाइदर हैज डिजायर्ड क्वालिफिकेशन नो द वैल्यू एंड क्वालिटीज। साक्षात्कार जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो पैनल है, वो ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछनीय योग्यता है, ना क्वालिफिकेशन है, ना उनके पास मूल्य है, ना गुण है, ना सिलेक्ट होने लायक है। पहला, द inclusion of expert in the interview panel does not guarantee that the selection will be fair. साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना एक गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। देखो, स्टेटमेंट एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। कथन में बोल दिया तो बोल दिया। अब ये बात कथन में बोली है, स्टेटमेंट में बोली है कि इंटरव्यू जो पैनल है वो ऐसे अनफेयर स्टूडेंट को, जिनके पास ना क्वालिटीज है, ना ज्ञान है, ना गुण है, इवन ना क्वालिफिकेशन है, उसको भी सिलेक्ट कर सकता है। इसका मतलब इंटरव्यू पैनल खत्म है। मन करेगा वो सेलेक्ट होगा। इसका मतलब फेयर सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में ही ये दे दिया। इसका मतलब साक्षात्कार जो पैनल है वो विशेषज्ञ, बेशक उसमें एक्सपर्ट शामिल हो, लेकिन वो गारंटी नहीं देता कि चयन फेयर होगा, उचित होगा। ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेटमेंट में इंटरव्यू पैनल की बुराई कर रखी है। दूसरा, द इंटरव्यू टेस्ट हैज सर्टेन लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं। अरे सीमाएं कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो उन लोगों को सिलेक्ट कर रहा है जिनके पास ना क्वालिफिकेशन है, ना योग्यता है, ना ज्ञान है, ना गुण है ना, ना वैल्यूज है, ना क्वालिटीज है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनको सिलेक्शन कर रहा है, तो सीमा क्या है? कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जिसका मन करेगा उसका इंटरव्यू पैनल सेलेक्ट करेगा, जिसका मन करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जल्दी से। करो भाई। रविंद्रनाथ टैगोर wrote many poems. रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं। Every poet has aesthetic knowledge. प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान है। Aesthetic is a part of value based study. सौंदर्य शास्त्र मूल्याधारित अध्ययन का एक भाग है। देखो, उसने कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी पोएम लिखी है, और पोएम जो लिखता है, जो कवि जो होते हैं, जो पोएट जो होते हैं, उनके पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के पास भी सौंदर्यात्मक ज्ञान है। और सौंदर्यात्मक शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। वैल्यू बेस्ड स्टडी, जिंदगी से बहुत कुछ सीखना, वैल्यूज को सीखना, है ना,
उसके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। भाई रविंद्रनाथ टैगोर डिड वेरियस वैल्यू बेस्ड स्टडी, बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, वैल्यू बेस्ड स्टडी जो करेगा उसी को एस्थेटिक नॉलेज होगी, और एस्थेटिक नॉलेज पोएट को होती है, और रविंद्रनाथ टैगोर पोएट है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत सारी पोएम लिखी है, तो बहुत बड़ा पोएट है, बहुत बड़े पोएट है, बहुत बड़े पोएट है, तो उसको एस्थेटिक नॉलेज है। और एस्थेटिक नॉलेज किसको है? जो वैल्यू बेस्ड स्टडी करता है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर डिड वेरियस वैल्यू बेस्ड स्टडीज, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए, बिल्कुल सही है। दूसरा, ही फॉलोड द बेसिक ऑफ लॉजिक एंड मॉरलिटी, उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया है। उन्होंने तर्क और नैतिकता का आधार का पालन किया है या नहीं किया है? लॉजिक एंड मॉरलिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट में कहीं नहीं है, इसका मतलब दूसरा गलत है। ठीक है सर, आपके पढ़ाए हुए लेसन में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ। गजानंद सूत्र, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा स्कोर होता रहना चाहिए। अगला, यानी कि पहला सही है, ओनली डी इज द राइट आंसर। लाइव है भाई, लाइव है बिल्कुल। अगला देखो, हाँ जी प्रकाश, कमेंट देख पा रहा हूँ मैं आपका। करो भाई। If all the players play to their full potential, then we will win the match. We have won the match. यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे, हमने मैच जीत लिया। दो अलग अलग स्टेटमेंट है। उसने कहा अगर पूरी क्षमता के साथ खेलोगे तो हम मैच जीतेंगे, और फिर कह रहा हमने मैच जीत लिया। पूरी क्षमता के साथ खेले हैं। मैं कह रहा हूं आप पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करोगे तो भाई सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो गया तो इसका मतलब आपने पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई की है, फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ाई की है। ऑल द प्लेयर प्लेड टू देयर फुल पोटेंशियल, सभी खिलाड़ी ने अपनी पूरी क्षमता के साथ खेला। सही। देखो कुछ मतलब अब पहले ही निकाल लिया करो। सच बताऊं, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैंने कंक्लूजन पढ़ा भी नहीं था। पहले सबसे पहले स्टेटमेंट का मतलब समझना होता है, स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है, और वही अगर कंक्लूजन में दे रखा है, अजम्पशन में दे रखा है, तो वो तो सही है ही, वो तो सही है ही। जैसे ये जो लाइन लिखी, ये मैंने इसका मतलब पहले ही समझा दिया। मैंने एग्जांपल दिया कि मैं आपको कह रहा हूं अगर आप पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब आपने मेरी बात मान ली और आपने पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई की। देखिए आप सारे बच्चे पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई की, वही दे रखा है। ऑल द प्लेयर्स प्लेड टू देयर फुल पोटेंशियल, तो पहला सही है। दूसरा, सम प्लेयर डिड नॉट प्ले टू द फुल पोटेंशियल, सारे खेले हैं भाई। जब मैच जीता है तो सबको क्रेडिट जाएगा, सारे खेले हैं। कुछ खिलाड़ी नहीं खेले, गलत। जब पहला ठीक कर चुके सारे खेले हैं तो कुछ नहीं खेले, वो सही कैसे कर सकते हैं? तो ओनली फर्स्ट फॉलो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, पढ़ो जल्दी से पढ़ो, पहले पढ़ना जरूरी है। स्टूडेंट ने कहा सर स्टेटमेंट में इफ है, जीता ये कहीं नहीं दिया। भाई ये दो अलग अलग स्टेटमेंट में है। ये इफ जो है ना वो इसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए कि यदि आप सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलेंगे तो मैच जीतेंगे, फिर पूर्ण विराम है या फुल स्टॉप है, फिर नई स्टेटमेंट है हमने मैच जीत लिया। ये जो इफ है ना ये इसके लिए नहीं है, ये पहली स्टेटमेंट के लिए है। दूसरी स्टेटमेंट तो कंफर्म बोल रही है हमने मैच जीत लिया, वी वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच,
हमने मैच, इफ वी हैव वॉन द मैच नहीं होता। इफ वर्ड फ्यूचर के लिए यूज हो सकता है। अब आपको पास्ट के लिए, यदि हम मैच जीत लेते तो, हाँ काश वर्ड यूज करने के लिए, हाँ यदि हम मैच जीत लेते तो ये हो जाता, पास्ट के लिए भी यूज हो रहा है, होता है। लेकिन यहां इफ वी हैव वोन द मैच नहीं है कि यदि हम मैच जीत चुके होते, ये नहीं बोल रहा वो यदि। अब कई इंग्लिश के ज्ञानी ये मत बोलना सर आपने ये क्या लाइन बोल दी, इफ फ्यूचर के लिए होता है। मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको कह रहा हूं इस लाइन के लिए बोल रहा हूं कि यदि आप अच्छे खेलोगे, मैं कह रहा हूं यदि आप अच्छी पढ़ाई करोगे, तो मैं आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि आगे करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एक और लाइन बोल दूं, आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं कि अच्छी पढ़ाई की, समझ गए? तो ये इफ सेकंड स्टेटमेंट के लिए नहीं है। चलो बहुत बढ़िया भाई। रेलवे रीजनिंग की इंग्लिश वर्जन बुक कब आएगी भाई? अभी तो हिंदी वर्जन ही कर लो, ठीक है, इंग्लिश वर्जन अभी नहीं आई है। इंग्लिश वर्जन जिनको चाहिए वो रीजनिंग गुरु ले लो। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ ऑल इंडिया। चलो भाई, करो। नो कंट्री इज कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट दीज डेज। कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट ए कंट्री नीड्स। उन सभी चीजों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। देखो, स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब हर एक देश किसी ना किसी चीज के लिए किसी ना किसी दूसरे देश पर डिपेंड है ना। हम किसी कुछ चीजों के लिए चाइना पे डिपेंड है, तो चाइना कुछ चीजों के लिए किसी और देश पे डिपेंड है, हो सकता है कुछ चीजों के लिए इंडिया पर भी डिपेंड हो, है ना। यानी कि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है कंप्लीटली, कि हमें नहीं चाहिए दुनिया से, ना हम दुनिया से लेंगे, जरूरत पड़े तो हमसे ले लो, हम दुनिया से कुछ नहीं लेंगे, हमारा काम खुद चल जाएगा। ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये बोल रहा है। स्टेटमेंट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये नहीं है तो ये इम्पॉसिबल है कि सब कुछ यहीं बनाए और यहीं ग्रो करे और जो भी हमारी आवश्यकता वो पूरी हो जाए। मैं कह रहा हूं आत्मनिर्भर बनना पॉसिबल है ही नहीं, कोई देश आत्मनिर्भर है ही नहीं। यानी कि हर एक देश किसी ना किसी दूसरे देशों पर डिपेंड है, डिपेंड है। तो ऐसा कोई देश ही नहीं है जो उसी देश के अंदर सब कुछ बने और जो कंट्री को जरूरत है वो सब अपना देश खुद ही बना ले, है ना। तो पहला सही है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि स्टेटमेंट ही बात बोल रहा है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा, द कंट्रीमैन इन जनरल हैव बिकम लेजी। आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए, आलसी हो गए नहीं हो गए इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरा गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर है भाई? अगला एग्जांपल करो भाई, अगला करो जल्दी से। करो जल्दी करो।
हो गया भाई? देखो उसने बोला ऑन द सी शोर मिल्क विल बिकम पॉइजन, कंज्यूम पॉइजन एंड इज गुड फॉर हेल्थ। तांबे के बर्तन में रखे जाने पर दूध जहर बन जाएगा, जहर सेवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भाई स्टेटमेंट जो होता है ना वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, याद रखना। उसने बोला तांबे के बर्तन में रखे जाने पर दूध जहर बन जाएगा और जहर सेवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दे रखा तो इट मींस अच्छा है। ठीक है, कहना वो अमृत चाह रहा था लेकिन अमृत को उसने जहर में बदल दिया। ठीक है, जहर सेवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है उसने बोल दिया तो मानना पड़ेगा। पहला, पीपल शुड कंज्यूम मिल्क केप्ट इन कॉपर वेसल। लोगों को तांबे के बर्तन में रखे गए दूध का सेवन करना चाहिए। एक बात बताओ, दूध रखने से वो जहर बन जाएगा और जहर सेहत के लिए अच्छा है, मैं नहीं कह रहा, स्टेटमेंट कह रहा है। तो इसका मतलब दूध तांबे के बर्तन में रखना चाहिए, तो पहला सही है। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप तांबे के बर्तन में रखने लग जाओ आज से। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, पता चले आप बीमार हो जाओ। ठीक, तो पहला सही है। दूसरा, वन शुड अवॉइड कंज्यूम पॉइजन। जहर के सेवन से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए भाई? जहर तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, खाओ भाई, खूब जहर खाओ क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार बचना नहीं चाहिए, दूसरा गलत है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फॉलो कंक्लूजन पहला फॉलो करता है। अगला अगला करो भाई, जल्दी से जल्दी पढ़ो, करो भाई। देखो भाई, उसने बोला इन T20 क्रिकेट मैच द टोटल विकेट टेकन बाय ए टीम वन 9। आउट ऑफ दीज 6 विकेट वर टेकन बाय स्पिनर। T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा लिए गए कुल विकेट 9 थे, इनमें से 6 विकेट स्पिनर द्वारा लिए गए। T20 एक मैच हुआ, उसमें से टोटल विकेट हुए 9 और उसमें से 6 स्पिनर ले गए। 80% ऑफ द बॉलर इन द टीम वर स्पिनर। टीम में 80% गेंदबाज स्पिनर थे। इस बात का हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि स्पिनर ही थे। भाई ठीक है, 9 में से 6 स्पिनर ले लिए, क्या पता वो 6 के 6 एक ही खिलाड़ी ने ले लियो, और क्या पता स्पिनर एक ही हो। क्रिकेट में तो कुछ भी हो, क्रिकेट क्या किसी भी खेल में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि भाई वो बात ठीक है 9 में से 6 स्पिनर ने लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। एक खिलाड़ी भी तो ले सकता है विकेट, तो 6 के 6 वो ले ले, तो पहला गलत है। दूसरा, द ओपनिंग बॉलर ऑफ द टीम वर स्पिनर। टीम के ओपनिंग गेंदबाज स्पिनर थे। अरे ओपनिंग गेंदबाज स्पिनर थे, इससे क्या मतलब? विकेट लिया है, ओपनिंग गेंदबाज तो खेलेगा
है ना, विकेट लेने के स्टेटमेंट है, खेलने का बल्लेबाजी का स्टेटमेंट नहीं है, तो दोनों गलत है। नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, ठीक है। करो भाई करो। अरे बेटी के चौदह सब P advise F to go to Mumbai via Jaipur, the shortest route. P ने Q को सलाह दी जयपुर से होते हुए मुंबई जाए, सबसे छोटा मार्ग है। ठीक है, तो ठीक है भाई। पहला P एडवाइस एवरीवन, P सभी को सलाह देता है। भाई P ने Q को सलाह दी, इसका मतलब कि ये थोड़ी ना सभी को सलाह देता है। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना रास्ते में चलते चलते सबको सलाह दूंगा, भाई सीजीएल कर ले, भाई सीजीएल कर ले, भाई सीजीएल कर ले, इंस्पेक्टर बन जा। रास्ते में रिक्शे वाले को रोक करके सुन इंस्पेक्टर बन जा, ऑटो वाले को भाई इंस्पेक्टर बन जा, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, तो P सभी को सलाह देता है, ये गलत है। दूसरा, Q वांट्स टू गो टू मुंबई, Q मुंबई जाना चाहता है। भाई Q मुंबई जाना चाहता है, इसीलिए तो P को Q को सलाह दी कि मुंबई का शॉर्टेस्ट रूट ये है। आप कहीं जाना चाहते हो तभी तो मैं आपको सलाह दूंगा, भाई शॉर्टेस्ट रूट ये है, वहां से होते हुए चला जियो, है ना। तो दूसरा सही है। सेकंड फॉलो, यानी कि सेकंड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब फॉलो होता है, फॉलो का मतलब सही होता है, सही का मतलब निहित होता है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला करो भाई जल्दी। इंग्लिश में P to F दी है। अच्छा, P ने Q को सलाह दी, P से Q कर लो भाई, ये मेरा टाइपिस्ट। ठीक है, चलो अगला करो। करो, देखो, रेगुलरिटी इज द रीजन फॉर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा में सफलता का कारण नियमितता है, रेगुलरिटी। मैं भी हमेशा कहता हूं भाई, कामयाबी अगर लेनी है तो रेगुलर रहो। कामयाब कभी भी वो नहीं होता कि आज 10 घंटे पढ़ लिया, 15 घंटे पढ़ लिया और फिर 2-3 दिन का गैप, ये गैप खाली, फिर 10 घंटे पढ़ लिया फिर गैप, फिर 5 घंटे पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन का गैप कर दिया, फिर 10 घंटे पढ़ लिया। उससे अच्छा है मैं उस बच्चे को भी कामयाब होते हुए दिखा सकता हूं जो मात्र 4 से 5 घंटे पढ़ता है लेकिन डेली पढ़ता है, डेली पढ़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें होली दिवाली छुट्टी कुछ नहीं होता, मात्र 4 से 5 घंटे पढ़ता है। ठीक है, चलो आ जाओ। परीक्षा में सफलता का कारण नियमितता है। सम इरेगुलर स्टूडेंट पास द एग्जाम, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं,
कुछ ही होते हैं इरेगुलर भी। पहला, ऑल इरेगुलर स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन। ना भाई, ऑल नहीं करते, कुछ ही करते हैं, तो पहला गलत है। दूसरा, सम इरेगुलर स्टूडेंट फेल इन द एग्जाम। कुछ पास करते हैं तो कुछ फेल भी करते हैं, कुछ पास होते हैं तो कुछ फेल होते हैं, है ना। यानी कि सेकंड सही है, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट। चलो नेक्स्ट देखो। देखो बढ़िया कॉलेज में फेल जाएगा। ये करता है। सोचता है बे, क्या कर लेगी सुना लोगे तुम बे। हो देखो, एम एस धोनी इज ए पॉपुलर क्रिकेटर। एम एस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है। ऑल क्रिकेटर आर फिट एंड हेल्दी। सभी क्रिकेटर फिट और हेल्दी हैं। एम एस धोनी पॉपुलर क्रिकेटर है और जितने भी क्रिकेटर हैं वो फिट एंड हेल्दी है। इसका मतलब एम एस धोनी भी फिट एंड हेल्दी है। एम एस धोनी अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर बाय एडवर्टाइजिंग वेरियस प्रोडक्ट। एम एस धोनी हर साल विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों के जरिए अच्छी खासी कमाई करते हैं, है ना। क्रिकेटर जो है, विज्ञापन आपने देखा ही होगा एम एस धोनी के बहुत सारे, तो अच्छी खासी कमाई करते हैं। ऑल पॉपुलर क्रिकेटर अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू एडवर्टाइजिंग। सभी लोकप्रिय क्रिकेटर्स विज्ञापन के माध्यम से अच्छी खासी कमाई करते हैं। देखो, एम एस धोनी एक पॉपुलर है और वो एडवर्टाइजमेंट से अच्छी कमाई भी करता है, तो फिर इसका मतलब बाकी जितने भी पॉपुलर हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट से अच्छी कमाई करते हैं और करते भी है। आपने एम एस धोनी का ऐड देखा है तो विराट कोहली का भी ऐड देखा है, सचिन तेंदुलकर का भी ऐड देखा है, यानी कि पहला सही है। दूसरा, एम एस धोनी इज फिट एंड हेल्दी। एम एस धोनी फिट और स्वस्थ है। भाई सारे क्रिकेटर फिट और हेल्दी हैं और वो एक क्रिकेटर है, तो एम एस धोनी भी फिट एंड हेल्दी है। दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। एम एस धोनी बीइंग फेमस एडवर्टाइज ओनली फेमस प्रोडक्ट। एम एस धोनी मशहूर होने के कारण केवल मशहूर उत्पादों का ही विज्ञापन करते हैं। इसका बताओ आपके मन में क्या आया? जो है उसका तो पहले करो यार। आगे सब खा जाएगा ये। टीचर से एक सेकंड, एक चीज और समझानी। हाँ, उसने देखो वेरियस प्रोडक्ट बोला है, फेमस प्रोडक्ट नहीं बोला। उसने फेमस प्रोडक्ट नहीं बोला, उसने वेरियस प्रोडक्ट बोला और वो यहाँ कह रहा फेमस प्रोडक्ट करता है, तो बहुत सारे करता है। तो एम एस धोनी को थोड़ी ना पता है ये फेमस है या नहीं है, एडवर्टाइजमेंट के बाद फेमस होगा। कई एम एस धोनी के ऐसे भी ऐड देखे होंगे आपने, उस प्रोडक्ट का जिंदगी में नाम नहीं सुना होगा, लेकिन धोनी ने ऐड कर दिया, है ना। तो दूसरा गलत, ठीक है। एम एस धोनी फिट और हेल्दी। अब सुनो, एक सेकंड, एक गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ क्या हो गई? दूसरा गलत, तीसरा गलत है। गड़बड़ क्या हो गई? देखो, एक चीज, एम एस धोनी एक पॉपुलर क्रिकेटर है, ठीक है, बात सही है ना। और पॉपुलर एम एस धोनी अच्छा अमाउंट भी करता है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलर क्रिकेटर जो हैं वो अच्छा अमाउंट अर्न करते हैं, बिल्कुल सच बात है। और बहुत सारे पॉपुलर क्रिकेटर आपने देखे भी होंगे, सचिन तेंदुलकर भी देखा होगा, विराट कोहली भी देखा होगा, सच बात है। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई क्रिकेटर मना ही कर दे कि मैं एड्स करूंगा ही नहीं, अब आप कहोगे पैसे के लिए कौन मना करेगा सर, पैसा किसको प्यारा नहीं है,
है? लेकिन अपने एथिक्स के लिए मना कर दे, अपने वैल्यूज के लिए मना कर दे कि मैं ऐड करूंगा ही नहीं। जैसे आमिर खान ने एक टाइम पे मना कर दिया था कि मैं किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करूंगा। ये क्रिकेटर की बात है, लेकिन मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल तो है, स्टार तो वो भी है, अब तो आमिर खान भी करते हैं, लेकिन एक टाइम के लिए मना कर दिया था कि प्रोडक्ट हमें पता नहीं होता, वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है ये हमें पता नहीं है, पता चले कि हम ऐड कर दें, लोग खरीद लें। इसलिए सभी के बारे में कुछ भी कहना गलत है, क्योंकि हो सकता है कुछ मेरे जैसे हो। अब मैं पॉपुलर हूँ, स्टार हूँ मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं किसी का ऐड नहीं करता, आपने देखा होगा हमारे पास। अब क्या हुआ साला, फिर ऐसे ही हो गया था। 50 बार ये होता है। हमारे पास भी आते हैं आकर के, ट्राया का ऐड कर दूं मैं, मेरे बाल उड़ रहे थे और फिर 6 महीने के बाद मेरे बाल आ गए ट्राया का। ट्राया मेरे को लाखों करोड़ों रुपए दे देगा, कभी तुमने कहा, तुमने सुना? हमारे पास भी आते हैं, मना कर देते हैं भाई, हम टीचर हैं, नहीं करते। यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मना कर देते हैं, नहीं करते ऐड किसी भी प्रोडक्ट का, नहीं करेंगे। तो सभी के बारे में बोलना गलत है। मैं यहाँ बिल्कुल समझाया, मैंने बिल्कुल ठीक था कि बाकी भी फेमस करते हैं। MS धोनी एक फेमस क्रिकेटर है, और फेमस क्रिकेटर एडवर्टीजमेंट करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और बाकी भी कमाते हैं, विराट कोहली भी कमाता है, सचिन तेंदुलकर भी कमाता है, लेकिन सभी के बारे में कंफर्म नहीं बोल सकते। मैंने उस टाइम कुछ के बारे में बोला था। ट्राई इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास ट्राई आया था, ठीक है। कंक्लूजन, सी फॉलो, ओनली सी फॉलो, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, देखो, if you are a computer engineer, we would like to take you as our senior consultant, an advertisement from company XYZ। यदि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको हमारे वरिष्ठ सलाहकार, ठीक है, वरिष्ठ सलाहकार सीनियर कंसल्टेंट के रूप में लेना चाहेंगे। कंपनी XYZ ने एक विज्ञापन दिया, ठीक है। इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर हो तो हम आपको कंसल्टेंट के रूप में लेना चाहेंगे। इंजीनियर आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल बाय कंपनी XYZ। कंपनी XYZ द्वारा इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। अब आपको भाई एम्प्लॉय से तो एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हाई रहती है ना। आप तो सर हमारे सुपरस्टार हो कन्नू, थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। इंजीनियर जो है एक्सपेक्टेशन होती है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, कोई भी एम्प्लॉय हो, लेकिन एडवर्टीजमेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है। एडवर्टीजमेंट इससे, विज्ञापन इससे रिलेटेड नहीं है, विज्ञापन एक पोस्ट से रिलेटेड है कि कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आ जाओ भाई, कंसल्टेंट के रूप में रख लेंगे, तो इसलिए पहला गलत है। कंपनी XYZ कंसल्टेंट की जरूरत है, कंसल्टेंट की जरूरत है इसलिए पोस्ट आई है, तो दूसरा तो सही है। सेकंड फॉलो, बी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। बाकी इसमें और भी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, लेकिन वो मैं कराऊंगा अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। यही से पढ़ाई होता है कि नाम उस समय साला लिखाइए रहा था, साला पूछवे नहीं कि वो टाइम में साला इधर बात कर दिया।
करता क्या है भाई?